गुड मॉर्निंग। कल IBPS क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम देके आया हूँ मैं। इस वीडियो में पहले बता दूँ कि मैं यहाँ कट ऑफ के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत डायनेमिक चीज़ है, उसके बारे में प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। और मैं एनालिसिस करूँगा अपने क्लर्क मेंस का, इसलिए क्योंकि क्या क्या इंप्रूवमेंट मुझे अपनी स्ट्रेटेजी में करनी चाहिए, कैसे मुझे पढ़ना चाहिए, जिससे कि IBPS PO और SBI PO में मैं अच्छा कर पाऊँ। एग्ज़ाम का पैटर्न सेम था, बट पहले रीजनिंग आई थी अब की बार, जो कि सही है, क्योंकि बीच में GK का टाइम सेक्शन मिल जाता है तो टाइम ज़्यादा मिल जाता है, जिसमें कि क्वांट के लिए आप रिलैक्स फील करो और एग्जॉस्टेड ना हो जाओ। सबसे पहले रीजनिंग में 2 मार्कर्स क्वेश्चन आए थे। मैंने पहले ही बताया था, एक पजल आई थी जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा था, जिसमें ब्लड रिलेशन और एज बेस्ड पजल थी, और उसमें मैंने 10 मिनट्स वेस्ट कर दिए थे, तो इसलिए मैंने वो छोड़ दी मेन एग्जाम में, क्योंकि मैं पहले ही सोच के गया था ऐसी पजल आएगी तो मैं छोड़ दूंगा। मैंने 1 मार्कर्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करने शुरू करे, और उसमें एक क्वेश्चन पहला ही जो फर्स्ट था वो मैंने मॉक में अटेम्प्ट किया था, जिसमें ये होता है कि पहला नंबर अगर ऑड है और सेकंड भी ऑड है तो आपने सम करना है, फर्स्ट ऑड है दूसरा इवन है तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसे ऑपरेशन जो होते हैं उसमें मेरे ख्याल से 4 या 5 क्वेश्चन थे, एग्जैक्टली सेम था लगभग, और उन्होंने पेपर में भी एग्जाम्पल देकर समझा रखा था कि कैसे करना है। पहले वो 5 क्वेश्चन करे तो थोड़ा दिल खुश हो गया करते ही। उसके बाद एक डायरेक्शन करा मैंने ऑलिव बोर्ड के मॉक 1 और प्रैक्टिस मॉक 8 दिया था। आप जाकर देखना कि ये डायरेक्शन और ये जो ऑड और इवन वाला था, ये दोनों सेम आए थे एग्जैक्टली, बिल्कुल। थोड़ा सा अंतर था बस, लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम था। उसमें भी यही था कि 6 या 8 मीटर है डिस्टेंस, ऐसे करके। तो उन्होंने बोल रखा था LR और Y हॉरिजॉन्टल पर बैठ रहे हैं, तो मेरा वो LR और Y हॉरिजॉन्टल पर बैठ रहा था, वो किया था मैंने। और रीजनिंग में मैंने एक डेजिग्नेशन वेस्ट पजल उठाई थी, वेरिएबल था उसमें, वो बन गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे। टाइम जो वेस्ट हुआ इनपुट आउटपुट में हुआ, क्योंकि इनपुट आउटपुट देखने में बड़ा इजी लग रहा था, 5 स्टेप थी सिर्फ, और उसमें लॉजिक सीधा समझ में आ रहा था कि पहले एक स्मॉलेस्ट नंबर को उठाया और फिर उसको उल्टा करके लिख दिया, जैसे 19 था तो 91 कर दिया, और जो सबसे लास्ट वाला लेटर होता है, जैसे T था उसमें TIS, तो उसको SIT करके लिख दिया लास्ट में। लेकिन उसमें सेकंड स्टेप के बाद उसने सेकंड स्मॉलेस्ट नहीं उठाया, थर्ड स्मॉलेस्ट उठाया। वर्ड का तो सही चल रहा था बट नंबर का नहीं चल रहा था, वो लॉजिक समझ में ही नहीं आया। फिर मैंने जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ा तो सेकंड क्वेश्चन में ही उन्होंने सेकंड स्टेप को बता रखा था कि अगर जैसे सेकंड स्टेप में ये रिलेशन है तो थर्ड स्टेप में बताइए क्या रिलेशन होगा। उससे थोड़ा सा लॉजिक समझ में आया, तो मैंने 3 क्वेश्चन इनपुट आउटपुट के करे ये, जिसमें लग रहा है कि मुझे हाँ गलत हो सकता है एक आध, बट मैं श्योर था काफ़ी हद तक। डाटा सफिशियंसी आई थी, और मैंने क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ी है पहले। RRB PO में मैंने अटेम्प्ट नहीं की, ना ही क्लर्क में की, क्लर्क में मेरे ख्याल से थी भी नहीं थी। और यहाँ मैंने करी थी क्योंकि इसमें टाइम था मेरे पास, और मैंने इजी क्वेश्चन उठा लिए थे, जैसे इन्फ्रेंस बेस्ड उठाया था एक, और कोर्स ऑफ एक्शन उठाया था, और एक क्वेश्चन मैंने स्ट्रेंथ और वीकनिंग वाला उठाया था। उसमें साफ पता चल रहा था जिनमें कि हाँ इसमें डाउट नहीं है कोई भी दूसरा कि ये हो भी सकता है, नहीं, साफ साफ था कि यही ऑप्शन है। उसके बाद इंग्लिश का सेक्शन ओपन हुआ, और पहला ही क्वेश्चन था कि मिस्टर बी का एक पैसेज दे रखा था उसमें कि मिस्टर बी हैं और मिस्टर बी टाइम पे नहीं आते हैं, उनके मैनेजर उनकी वजह से ट्रैवल में जाते हैं। तो पूछा था कि भाई किस चीज़ में लैग कर रहे हैं, तो अकाउंटेबिलिटी में लैग कर रहे थे। फिर सेकंड क्वेश्चन आया कि ये जो पैसेज है लिखा हुआ है वो सेम किस ऑप्शन में दे रखा है। तो ऐसे IBPS PO मेंस शायद 2023 में एक क्वेश्चन आया था, तो वो उस टाइप का था। इंग्लिश हाँ थोड़ी सी टफ थी, क्योंकि जो एक पैसेज आया था कनेडियन गवर्नमेंट के लिए कि स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बंद होते जा रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं दे रही गवर्नमेंट। पैसेज आसान था, पैसेज समझने में कोई दिक्कत नहीं थी, बट क्वेश्चंस उन्होंने डायरेक्ट नहीं पूछे। क्वेश्चंस में क्या पूछा कि आपको अपनी बुद्धि लगानी है, क्रिटिकल रीजनिंग का इस्तेमाल करो और आंसर दो। अगर कोई भी स्किमिंग करने वाला है कि स्किम करके आंसर ढूंढता, सीधा क्वेश्चन पढ़ो फिर स्किम करके आंसर ढूंढ दो, तो मतलब गया काम से खत्म। क्योंकि मेंस में काफी टाइम रहता है भाई समझने के लिए। मैं तो ये करता हूँ कि इंग्लिश का जैसे ही पैसेज आया पीछे हाथ फोल्ड करके बैठ जाता हूँ, पूरा पैसेज ध्यान से पढ़ता हूँ, मुझे पूरा पैसेज याद है एग्जैक्टली की डेट तक याद है कि कहाँ से कहाँ तक। फिर उसके बाद क्वेश्चंस करता हूँ। ज्यादातर क्वेश्चंस मुझे याद रहते हैं जो मैंने पैसेज पढ़ा होता है, दोबारा देखना नहीं पड़ता, तो टिक कर देता हूँ। तो मैंने वो पैसेज किया, उसमें सारे क्वेश्चन किए थे मैंने। और एक आया था डिस्कोर्स कि 2 बंदे बात कर रहे हैं फुटबॉल मैच के बारे में कि कितना थ्रिलिंग मैच था, कि मैं सीट की एज पर बैठा रहा लास्ट मोमेंट तक। उसने ये उसमें ईडियम का एक वो पूछा था, एज अ थंब रूल, उसका क्या है, तो इनफॉर्मल वो एक रूल, वो ऑप्शन में था आंसर, वो लगाया मैंने। और उसके बाद एरर डिटेक्शन काफ़ी सारे थे,
पर मैंने एरर डिटेक्शन छोड़ दिए, क्योंकि एरर डिटेक्शन की मैंने प्रैक्टिस काफ़ी टाइम से नहीं की है, ना ही ग्रामर के बेसिक्स रिवाइज किए हैं मैंने। इंग्लिश में मैंने 28 अटैम्प्ट किए थे, मुझे लगता है कि 25-26 मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि कंटेक्चुअली जो सही है वो तो ठीक है, मैंने ग्रामेटिकली भी चेक करे थे कि मेरा ऑप्शन ग्रामेटिकली भी सही होना चाहिए, तभी वो करना है अटैम्प्ट मेरे को, वरना मेरे को छोड़ देना। मैंने छोड़ भी दिए थे ऐसे ही कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए थे मैंने ऐसे ही। उसके बाद जीएस का सेक्शन ओपन हुआ। जीएस मैंने खूब ठीक ठाक पढ़ी है, बट ये लगातार मेंस जो चले आ रहे हैं इस चक्कर में रिवीजन अच्छे से नहीं हो रहा, बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन कर रहा हूँ ऊपर ऊपर से, इसीलिए मैं बहुत सारी जीएस भूल गया। जैसे यूएस और इंडिया का एक पैटर्न करके था कि एग्रीमेंट में कौन सी कंपनी है, वो भूल गया मैं। टाटा का सोलार करके था एक, उसमें आईसीआईसी बैंक के साथ किया था मैं, वो भूल गया वहाँ पे। और ऐसे ही एक मैंने सर्कुलर पढ़ा था गौरव गर्ग सर से, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को हार्मोनाइज किया एनबीएफसी के साथ, उसमें मैं 17% टिक कर रहा था कि इतना उन्हें लिक्विड एसेट रख लें, बट वो 14% था, लास्ट में वो तो छोड़ आया मैं। तो ऐसे मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस मिस हो गए, पर टाइम ज़्यादा रहता तो हाथ तो रुकता है नहीं। 26 अटैम्प्ट कर दिए, बट मुझे लग रहा है कि 15+ मार्क्स होने चाहिए। अभी तक चेक किया मैंने, 12 के आसपास क्वेश्चन सही है, अभी कुछ मिसिंग में है और गलत भी हो गए 4-5। जैसे मैं एक क्वेश्चन ये गलत कर है कि सबसे ज़्यादा जो वेटलैंड्स हैं वो कहाँ हैं, तो मैं वेस्ट बंगाल कर आया, क्योंकि उसमें तमिलनाडु मुझे दिखाई नहीं दिया कहीं भी ऑप्शन में। और एफएटीएफ का हेडक्वार्टर पूछा था पेरिस, वो तो मुझे याद था कि सिंगापुर में इनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वो करेंसी सेटलमेंट का क्वेश्चन आया था, उसमें इंडोनेशिया, नाइजीरिया और यूएई था ऑप्शन में, तीनों ही हैं, उन्हीं के साथ किया है। इस तरीके से मतलब लास्ट के जो 35 से और 42 तक थे, उस वो सारे क्वेश्चन मेरे वही किए अटेम्प्ट, लगातार सही आ गए। ऐसे लगा कि अब तो मजा आ गया, लास्ट में 8 क्वेश्चन और बचे और भी अटेम्प्ट कर दूंगा। एक क्वेश्चन ये गलत कर आया थी, KIM जो आया था उसमें ऑप्शन में कि म्यूचुअल फंड्स में कौन सी टर्म नहीं है होती, मुझे लगा KIM नहीं होती, वो गलत हो गया। ऐसे जीएस में मैंने 26 क्वेश्चन किए, पर मुझे 15 के आसपास लग रहा है कि सही हो जाएंगे। क्वांट के सेक्शन में मैंने अर्थमेटिक के क्वेश्चन बनाए शुरू में, और फिर एक डीआई आई थी कि 2013 और 2018 में वोटर्स दे रखे थे और बोला था कि आइदर मेल वोटेड और फीमेल वोटेड। उसमें डीआई को नोट करना, डाटा वगैरह कुछ नहीं देखना था, क्वेश्चंस थे बहुत लेंदी क्वेश्चंस थे, पर उसमें से मैंने 2-3 क्वेश्चन जो इजी थे उठा के वो बना दिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी, इजी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बस 1-2 इक्वेशन में ये दे रखा था कि नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू दे रखी थी, तो उसकी मल्टीप्लाई करके इक्वेशन लिख नोट करनी थी। अप्रोक्सीमेशन वही प्री लेवल वाली थी, आसान थी। नंबर सीरीज ने मतलब मजा कर दिया, क्योंकि नंबर सीरीज के क्वेश्चन कई सारे थे और बड़ी आसानी से उनकी लॉजिक पता चल रहा था कि इंटू 1 + 1 इंटू 2 -1, और उसी पे लॉजिक दे रखा था। तो ऐसे मैंने एक डीआई और आई थी मैंने जो छोड़ दी थी, मैन्युफैक्चर दे रखे थे उन्होंने, और सोल्ड और अनसोल्ड का डाटा था, तो वो मेरे कोशिश करी मैंने, उसमें 1.5 मिनट के आसपास लगाया, मैं डाटा नहीं कर पाया कॉम्पोनेंट, तो छोड़ दिया मैंने उसे। ऐसे में क्वांट सेक्शन में सिर्फ 24 बना पाया। अब अगर बात करूं मेरे टोटल अटेम्प्ट्स की, तो जीएस में मैंने 26 किए, बट मुझे लगता है कि 15 मार्क्स आने चाहिए। इंग्लिश में 28 किए, 24-25 मार्क्स तो आ जाने चाहिए। क्वांट में 24 किए, 24 ही सही है, क्योंकि क्वांट में तो एक्यूरेसी की कोई गड़बड़ है नहीं। रीजनिंग में 26 किए, बट मैं 23 इसलिए काउंट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इनपुट आउटपुट वाले पे थोड़ा डाउट है। ऐसे अटेम्प्ट्स तो 104 हैं, बट मुझे लगता है कि 86 मार्क्स तो मिनिमम आ जाने चाहिए मेरे। अब अगर बात करी जाए कि जीएस जैसे आ रहा है, अभी तक जितने भी एग्जाम्स दिए हैं, मुझे लग रहा है कि गौरव गर्ग सर का सच में जीएस आ रहा है। मैंने बस वो 300 बेस्ट किए एक बार, ऊपर से रिवाइज कर रहा हूँ, उससे काम नहीं चलेगा। अब डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, उनकी डेली वीडियोस देखनी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे लगता था पहले कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, गौरव गर्ग सर ज़्यादा ही डिटेल में पढ़ा रहे हैं, बट अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं उनकी करंट अफेयर्स को पूरी करने में। इंग्लिश में मैंने जो कैट अरुण शर्मा की बुक मंगाई है वो काफ़ी अच्छी है, उसी को प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि अब वो नहीं आते हैं पैसेज जैसे पहले आते थे कि इंग्लिश में डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हो, तो आपकी क्रिटिकल रीजनिंग का इस्तेमाल होने लगा जैसे कैट में होता है, तो वो बुक करूंगा इंग्लिश के लिए। और रीजनिंग में डेली पजल बनाने का फायदा मिल रहा है, क्योंकि वहाँ में पजल बनाने बैठा, जो डेजिग्नेशन बेस्ड पजल बनाने बैठा था, वो आसानी से बन गई थी, कोई प्रॉब्लम आई नहीं मुझे। आप लोग भी अपने अटेम्प्ट्स और कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लिखना, और जो क्वेश्चंस हैं जीके में या किसी भी सेक्शन में डाउट में वो लिखना, जिससे कि आपस में एक दूसरे के डाउट्स क्लियर हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।